नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से बिजली के समस्याओं के संदर्भ में जो आम आदमी को जो समस्याएं आती है उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे ये सरचार्ज जो है बढ़ाया है। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे ये बिल बनते हैं या मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे लोगों की कमी होने की वजह से सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है लोगों की। तो इस तरह से हम अलग अलग विषय पर बिजली के संदर्भ में जो आम लोगों से संबंधित चीज़ें हैं उन पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिजली के बिल को कैसे समझें। बिजली का बिल तो सब जगह आता ही है, सब लोगों को मालूम है बिल आता है। और अधिकतर लोग, मेरे जैसे लोग भी जो है उसके अमाउंट देखते हैं, कितना अमाउंट है वो जमा करा देते हैं। उसमें ये कभी कोशिश नहीं करते हैं कि कितनी यूनिट आई, कितना पैसा लगता है, इतना पैसा क्यों बढ़ा, इतना कम क्यों हुआ, ये कुछ भी ध्यान नहीं रखते। सिर्फ उसके ऊपर जो है, जो बिल आता है उसके ऊपर वो जो पेमेंट आती है वो जमा करा देते हैं। लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि इसको समझना जरूरी है, इसमें कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो आज हमारे साथ वाई के बुलिया साहब हैं फिर से। और वाई के बुलिया साहब आरएसईबी में और अजमेर डिस्कॉम में सुप्रीम इंजीनियर थे और वो बिजली के हर पहलू को समझते हैं। आज वो हमको ये समझाएंगे कि बिजली के बिल को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने की होती है, समझने की होती है। तो ये बात अपन शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और इसमें लगता कुछ नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है ये। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल मीडिया पर भी इसको प्रसारित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचे। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं अब बुलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बुलाने से पधार जाते हैं, उसके लिए बहुत आभार। और हमारे दर्शक आपको लगातार सुनना चाहते हैं कि आप उनको बिजली के बारे में के संदर्भ में जो नई नई जानकारियाँ देते हैं वो उनके बहुत उपयोगी होती है। ऐसा पिछले जो वीडियो बनाए हैं उस पर जो कमेंट आए हैं उससे भी लगता है, और लोग आपस में जब हम बात करते हैं टेलीफोन वगैरह पे तो उस पर भी लोग ये बात कहते हैं। तो एक बार फिर आपका आभार और आपका स्वागत। आप हमारे दर्शकों को ये बात समझाएं कि ये बिल कैसे बनते हैं और कैसे ये इसमें इसको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम अपन सब बिजली उपभोक्ता हैं। हर घर में, हर झोपड़ी में, हर कुएं पे, फैक्ट्री में, सब जगह बिजली काम आती है। उसके कनेक्शन लेते हैं अपन, और जब कनेक्शन लेने के बाद उसका जो भी आप बिजली उपभोग करते हैं, जितनी बिजली आप काम में लेते हैं उसका भुगतान भी बिजली निगम को करना आवश्यक है, ताकि बिजली निगम उससे ही, उसी पैसे से अपनी व्यवस्थाएं चलाएगा, आपके लिए बिजली खरीदेगा। एडवांस में खरीदना पड़ता है उसको, बिजली खरीद के फिर आपको सप्लाई करेगा। तो जो भारत का विद्युत अधिनियम का है, पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 था पहले, फिर अब संशोधित होकर 2003 में विद्युत अधिनियम 2003 बन गया। उसमें उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली 24 घंटे दी जाए और
ऐसी दर पे दी जाए जो सहनीय हो, जो आदमी सहन कर सके, जमा करा सके, उसको अनावश्यक बोझा नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका तरीका यही है कि जो बिल आपके जब आप कनेक्शन लेते हैं उसमें आपके यहाँ मीटर लगता है। मीटर में लगातार जितनी बिजली आप काम में लेते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता रहता है। तो जो विद्युत निगम का मीटर रीडर है वो आपके यहाँ आके रीडिंग लेके उसके हिसाब से बिल बनाता है और फिर बिल आपको दे जाते हैं। अब बिल को समझना बहुत आवश्यक है। अधिकतर लोग मैं जिनसे बात होती है 90-95% लोग बिल नहीं पढ़ते। जो नीचे राशि लिखी होती है उसको आखिरी तारीख देखते हुए जमा कराते हैं। विद्युत अधिनियम में और नियमों में प्रावधान किया गया था कि जो उपभोक्ताओं को आप मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल देंगे बिल्कुल सरल होना चाहिए। कितनी रीडिंग आपने कितनी आपने बिजली काम में ली हर महीने, उसका उपभोग उसमें दर्ज हो जाए, कितने यूनिट आपने बिजली काम में ली, और उसको सीधा आप एक दर रखें, दर से गुणा करके और सीधा जमा करा दें। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विद्युत निगम की प्रणाली में कई फैक्टर जोड़े गए ताकि वो सस्टेन कर सके। फिर सरकार के निर्देश भी होते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके दर कम लगनी चाहिए, जो ज़्यादा उपभोग वाले हैं, दुकानें हैं, उद्योग हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो वाणिज्यिक कॉमर्शियल आधार पर काम करते हैं, तो वो ज़्यादा दर भी सहन कर सकते हैं। इसलिए उसमें उन्होंने कई अलग अलग फैक्टर, सीधा सरल प्रणाली के बजाय उसमें कुछ प्रावधान और रखे। तो आप जो बिजली का बिल आपका आता है, आप सबसे पहले उसमें देखें, आपका नाम होता है, उसमें आपका पता होता है, उसमें खाता नंबर होता, आपका खाता नंबर होता है, कंज्यूमर अकाउंट नंबर होता है, और एक के नंबर होता है। आजकल राजस्थान में सब जगह के नंबर है। के नंबर से आपका सब पता लग जाता है, कौन से डिस्कॉम में हो, कौन से इलाके में हो, कौन से आपका एन ऑफिस कौन सा है, इलाका कौन सा है, लाइन कौन सी है, सब उसमें उस के नंबर के जो 11 अंक है उसमें सब कुछ आ जाता है। वो खाली के नंबर से आपका पूरा पता लग सकता है। उसके बाद इसमें आपको आपका हर एक उपभोक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें अंकित होता है। वो आप जरूर देखेंगे आपका मोबाइल नंबर जो सही अंकित है। यदि अंकित है तो आपके मोबाइल पे इसका मैसेज आएगा, इस महीने का इतने रुपए यूनिट का इतने रुपए का बिल बना है और आखिरी तारीख ये है, आप जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपका जो आपने कनेक्शन लिया उसमें एक सिक्योरिटी राशि जमा होती है, अमानत राशि, और हर साल उसको ये संशोधित भी करते हैं। ये मानते हैं कि 2 महीने के बिल के बराबर की राशि उनके पास अमानत रूप में रहनी चाहिए। तो अगर किसी साल पहले आपके मान लो आपने 1000 रुपये आपने सिक्योरिटी जमा कराई है और आपका पिछले साल भर में औसत 2 महीने का बिल अगर 1500 हो गया है, तो वो 500 रुपये और ले लेंगे आपने। हर वर्ष इसको ये संशोधित करते हैं और इसमें सिक्योरिटी राशि दर्ज भी करते हैं कि आपकी इतनी सिक्योरिटी राशि इसमें है। ये आप देखना चाहिए कि जितनी सिक्योरिटी राशि वो जमा सही है नहीं लिखी नहीं, क्योंकि जब आप कनेक्शन कटवाएंगे फाइनली तो वो सिक्योरिटी राशि वापस आपको रिफंड होती है और उस सिक्योरिटी राशि पे आपको हर साल ब्याज भी मिलता है। जो मार्च तक जितनी आपकी मतलब जो सिक्योरिटी राशि जमा है, हर वर्ष आदेश है ये कि मार्च के बाद मई जून तक उस राशि पे जो बैंक की ब्याज दर है उससे आपको ब्याज भी मिलना हर साल मिलता है। बिल में ये लिखा हुआ आना चाहिए और मैसेज आना चाहिए। तो इसलिए आप ये जरूर देखें कि सिक्योरिटी राशि आपकी सही लिखी हुई है नहीं है। फिर आपका जो स्वीकृत भार है, कितने किलोवाट का आपने लोड ले रखा है, वो उसमें अंकित होता है कि इसके इतने किलोवाट का आपने कनेक्शन ले रखा है। उससे ज़्यादा हो तो कई बार पेनाल्टी भी लगती है। तो जितनी आपकी ज़रूरत है वो मीटर में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मीटर में खाली यूनिट ही रिकॉर्ड नहीं होती, उसमें लोड वगैरह भी रिकॉर्ड होता है, कितने किलोवाट लोड आप काम में लिया, क्या किया, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो यदि ज़्यादा लेंगे तो पेनाल्टी लग सकती है। तो उससे बचने के लिए जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लोड बढ़वा भी सकते हैं। लोड बढ़ाने में कुछ नहीं करना पड़ता, फार्म में खाली एक लोड खाता नंबर लिख के ये लिखना पड़ता है कि मैं इतने किलोवाट से इतने किलोवाट लोड बढ़ाना चाहता हूँ, और उस लोड की पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी लगती है और कुछ नहीं लगता। उसके बाद आती है मीटर रीडिंग। पहले पिछले महीने में आपके कितनी रीडिंग थी, प्रीवियस रीडिंग, वर्तमान पठन इस महीने में कितना है, उनका अंतर निकाल के उपभोग बताते हैं कि साहब इतना यूनिट आपने इस महीने में उपभोग किया। फिर आपको बिजली के बिल के पीछे सबकी आम जनता की, आम उपभोक्ता की जानकारी के लिए
जो बिजली की स्लैब्स बनाई हुई है वो उसका स्लैब और उसका दर दोनों लिखते हैं। शुरू के 50 यूनिट प्रति माह यदि आप खर्च करते हैं तो 4 रुपये 75 पैसा प्रति यूनिट लगता है। उसके ऊपर जो आप 150 यूनिट तक खर्च करेंगे तो 6 रुपये 50 पैसा लगेगा। उसके ऊपर 300 यूनिट तक और स्लैब है, वो 7 रुपये 25 पैसा है। उसके ऊपर है 7 रुपये 65 पैसा है। इस तरह दर टेलीस्कोपिक बोलते हैं इसको। कम उपभोग वाला गरीब आदमी है उसको कम दर लगाई, 4.75 लगाई, और जो ज़्यादा खपत कर सकते हैं वो सहन भी कर सकते हैं तो उनके लिए दर बढ़ाई है। ये गरीबों के लिए ध्यान रखने के लिए हिसाब से किया गया। उसके हिसाब से ये इसमें आपकी उपभोग दर्ज कर लिख देते हैं। ये बिल का लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड में उसी बिल में 2 कॉलम होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट कॉलम में सबसे ऊपर आपको जितनी यूनिट आपने बिजली खर्च की है उसका विद्युत खर्च लिखा होता है। और ये आप जरूर देख लेंगे जितनी यूनिट आपने खर्च की है, पीछे जो स्लैब लिखी हुई है उसके हिसाब से गुणा भाग करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि विद्युत खर्च आपका सही लिखा हुआ है कि नहीं, यूनिट खर्च जितना है। उसके अलावा क्योंकि आपने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, आपके यहाँ लाइनें हैं, लाइनों को मेंटेन करते हैं, बिजली आपके लिए उतनी जितनी बिजली आप काम में लेते हो उतनी बिजली लाइन में हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। तो उसके लिए एक स्थायी प्रभार और उसमें लेते हो हर महीने, वो भी स्लैब वाइज बना रखा है कि जो कम उपभोग करते हैं उनके लिए स्थायी प्रभार कम है और जो ज़्यादा उपभोग करते हैं उनके लिए कम ज़्यादा है। तो शुरू में जैसे आप 50 यूनिट तक की स्लैब मिनिमम 200 रुपया है, उसके ऊपर आप ज़्यादा खपत करेंगे तो 300 है, 400 है, 450, इस तरह प्रति माह स्थायी प्रभार भी लेते हैं। ये आप जरूर देख लें कि आप जिस स्लैब में आ रहे हैं उतना ही आपका स्थायी प्रभार लग रहा है। यदि ज़्यादा लग रहा है तो आप सहायक अभियंता कार्यालय में एप्लीकेशन देवें तब मेरा वार्षिक आधार उपभोग इतना ही यूनिट है तो उसी स्लैब में आता हूँ, फिक्स चार्ज उतना ही लगना चाहिए। ये आपकी जागरूकता के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद राजस्थान सरकार का एक विद्युत शुल्क अधिनियम है, उसमें जितनी यूनिट आप खर्च करते हो प्रति यूनिट 40 पैसा पर यूनिट विद्युत शुल्क लगता है। वो बिजली निगम अपने पास नहीं रखता, वो जो भी इसकी राशि आती है वो राजस्थान सरकार में जमा होती है। वो विद्युत शुल्क के रूप में है 40 पैसा प्रति यूनिट। जितनी यूनिट आपने खर्च की है उसका 40 पैसा से आप गुणा करके देखें विद्युत शुल्क वो लगा के नहीं लगा। फिर इसके बाद विद्युत शुल्क के बाद में पिछली यदि कोई आपकी बकाया है तो वो लिखी हुई आती है, या आपको मान लो पिछले महीने में आपने ज़्यादा जमा हो गया और तो उसकी क्रेडिट भी आती है, माइनस में भी आता है। अगर बकाया है तो प्लस में आएगी और यदि आपके एक्स्ट्रा जमा है तो वो माइनस में आएगी। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है, ईंधन अधिभार। जितनी यूनिट आप खर्च करते हो, क्योंकि वो बिजली घरों से जिनसे ये खरीदते हैं वहाँ से बिजली में जहाँ उत्पादन होती है वहाँ कोयले की दर कई बार महंगी भी होती है, कई बार वो हर महीने रेट बदलती है कोयले की जैसी वो मांग और उपलब्धि के हिसाब से। तो उसके हिसाब से क्योंकि हर साल दर तो एक साल हर महीने फिक्स रहती है, साल भर फिक्स रहती है, तो क्योंकि महीने कोयले की दर हर महीने बदल सकती है तो उसका जो ईंधन का अतिरिक्त खर्चा होता है बिजली घरों को जो बिजली उत्पादन करते हैं उनका वो डिफरेंस निकाल के उसको ईंधन अधिभार के रूप में आपसे डिस्कॉम को देते हैं और डिस्कॉम आपके बिल में जोड़ता है। तो इसमें नियम यह है कि जो इनकी औसत खरीद दर है करीब 4.21 है अभी प्रति यूनिट बाजार से जो खरीदते हैं, उसका पहले 15% तक लिमिट थी, 15% तक एक्स्ट्रा ईंधन अधिभार लग सकता है। अभी इसी 24 जनवरी को विद्युत नियामक आयोग ने आदेश निकाला है और क्योंकि उनको और महंगी पड़ रही थी बिजली तो उन्होंने उसको बढ़ा के 20% कर दिया। मतलब 4.21 का 20%, मतलब करीब 82-83 पैसा तक आपसे वो ईंधन अधिभार के नाम से ले सकते हैं। उसमें हमने ये मांग रखी थी कि जो ईंधन अधिभार है उसका हिसाब जो विद्युत निगम है उसकी वेबसाइट पर दिया जाए, कितनी बिजली घर ने कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बताया, कितना खर्चा एक्स्ट्रा बताया, उसके हिसाब से ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन वगैरह होती है। उसके बाद यदि आपके यहाँ सोलर प्लांट या कुछ लगा हुआ है और उससे बिजली जो पैदा होती है वो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं एक्स्ट्रा बिजली आपकी, और महीने के अंत में यदि आपकी एक्सपोर्ट जितनी आपने इंपोर्ट की लाइन से उससे ज़्यादा है तो उसकी क्रेडिट भी मिलती है। तो उसमें एक कॉलम है
एक्स्ट्रा क्रेडिट का भी कॉलम है, वो राशि आपको उसमें क्रेडिट में मिलेगी। तो जो इनके सोलर लगा हुआ है उनके लिए ये है कि जो लेफ्ट साइड में जो कंजम्पशन वाला है उसमें 2 कॉलम होते हैं। सामान्य उपभोक्ता के लिए खाली कितने किलोवाट कितनी यूनिट पिछले महीने थी और कितने इसमें वर्तमान बटन है उसका डिफरेंस करके वो बोर्ड निकाल देते हैं। सोलर वाले के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेट 3 कॉलम बनाते हो, कितनी आपने लाइन से इंपोर्ट की, कितनी लाइन में आपने एक्सपोर्ट की, और खाली नेट की ही आपकी बिलिंग होगी। यदि आपने 400 यूनिट लाइन से इंपोर्ट की और 300 यूनिट आपने 400 यूनिट आपने एक्सपोर्ट कर दी, 0 यूनिट हो गया नेट। तो 0 यूनिट का 0 विद्युत खर्च 0 ही आएगा, बाकी चार्ज लगेंगे पर विद्युत खर्च आपका 0 हो जाएगा। और यदि आपने 400 की जगह मान लो 450 यूनिट एक्सपोर्ट कर दी, 50 यूनिट एक्स्ट्रा कर दिया एक्सपोर्ट, तो 50 यूनिट का आपको जो भी सरकार की दर है 2 रुपये 71 पैसा या जो भी, उससे आपको क्रेडिट भी मिलेगी, वो उस राइट वाले कॉलम में क्रेडिट आती है। इसके अलावा कोई अन्य चार्ज, यदि कोई आपके मीटर जल गया हो या और कोई चार्ज लगा हो, वो अन्य चार्ज के रूप में आता है। उसके बाद वो कुल शुद्ध कितना जमा कराना वो कॉलम आता है। उसके बाद आपको इसमें छूट मिलती है, यदि आप निर्धारित अवधि जो देते हैं उसके अंदर अंदर जमा करा देंगे बिल तो वो छूट मिलेगी। नहीं करा पाएंगे तो आफ्टर देय तिथि के बाद जो राशि लिखी है वो जमा करानी पड़ेगी। तो आप बिल को राशि देखें, बिल अगर सही हो तो आप इसको राशि को यदि जल्दी जमा कराते हैं, टाइम पे जमा कराएंगे तो छूट जो मिलनी हो मिलेगी, मतलब पेनाल्टी नहीं लगेगी, विलम्ब शुल्क जो लगता है वो नहीं लगेगा। और यदि इसमें ये प्रावधान भी है, यदि आप बिल मिलते ही जो आखिरी तारीख है बिल में जारी होने की बाद, यदि आप 7 दिन में जमा कराते हैं तो आपको 0.035% उसमें छूट एक्स्ट्रा रिबेट और मिलती है। 10 दिन में जमा कराते हैं 0.15% छूट एक्स्ट्रा मिलती है। तो आप यदि जल्दी जमा कराएंगे तो क्योंकि विद्युत निगम को पैसा जल्दी मिल गया तो उसकी आपको और एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। तो आप बिल को जांच लेवें, कोई कमी हो तो आप AEN ऑफिस को लिख के उसको सही करा लेवें और जो राशि बनी है वही जमा करावें। जितने अगर क्योंकि आपके बिल तो जमा कराना ही है तो आपको तत्काल आप इसको लाभ भी ले सकते हो, तो एक्स्ट्रा छूट का भी। और अभी इसी 1 जनवरी से स्पॉट बिलिंग व्यवस्था चालू की है डिस्कॉम्स ने पूरे राजस्थान में। तो उसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुविधा भी चालू हुई है। आपके घर पे जो मीटर रीडर आता था वो अब बिल क्लर्क के रूप में आएगा, वो वहीं रीडिंग लेगा, उसको हाथ में हैंड हेल्ड छोटे कंप्यूटर दिए गए, वो उसमें रीडिंग जैसे ही भरेगा, बाकी डेटा उसमें भरा हुआ होता है पहले हर कंज्यूमर का, तो वो रीडिंग भरते ही उसमें कैलकुलेशन हो जाएगी और बिल उसमें कागज भी लगा होता है, बिल प्रिंट होकर पर्ची के रूप में बाहर आ जाएगा। और ये जितनी विवरण है इसमें 2 कॉलम है, लेफ्ट राइट, उस वाले कॉलम में एक ही कॉलम है, पूरा एक ही लंबी पर्ची आएगी, उसमें सारी विवरण आपको मिलेगी। तो आप उस पर्ची को आप लेके जांच सकते हैं। हिंदी में लिखा होता है कितना विद्युत खर्च है, कितना स्थायी शुल्क है, सब हिंदी में कॉलम बने हुए हैं, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। और उसको जमा कराने के लिए भी ऑनलाइन प्रावधान आजकल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी एक अपने जिनके मोबाइल फ़ोन हैं, अगर एंड्रॉयड है तो उसमें प्ले स्टोर है, और एप्पल है तो उसमें दूसरा स्टोर, उसमें भी ऐप स्टोर है। ऐप स्टोर में बिजली मित्र नाम से एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, आपका खाता नंबर उसमें एक बार डाल देंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उसमें खाली उस बिजली मित्र में आप खोलें अपना ऐप, उसमें आप अपना बटन दबाएं, आपका अकाउंट नंबर एक बार लिख दिया वो उसमें मेमोरी में दर्ज हो गया। जैसे ही दबाएंगे उसमें कई कॉलम आ जाएंगे, उसमें आप बिल अपना देख भी सकते हो, उसमें आता है बिल, तो आप अपना पूरा बिल देख सकते हो। यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड का ऑप्शन भी है, डाउनलोड करते हैं आपके मेल पे उसमें पूरा बिल आ सकता है, जिसका प्रिंट भी ले सकते हो। और उसमें जमा कराने का ऑप्शन भी है, ऑनलाइन आप जमा भी करा सकते हो, उसी में बटन दबाओ कि ऑनलाइन मैं जमा कराना, तो आपका सीधा बिजली निगम के खाते में पैसा ऑनलाइन जमा भी हो सकता है। उसी ऐप में आपको शिकायत का कॉलम भी है, यदि आपको बिजली के संबंधी कोई शिकायत है, कहीं बाहर बिजली आपकी सही नहीं आ रही है, वोल्टेज सही नहीं आ रहा है, या कहीं स्पार्किंग हो रही है, या जो भी कोई दिक्कत है, मीटर खराब है, मीटर तो वो भी आप कंप्लेंट भी उसमें लिखा सकते हो, और उसकी ट्रैकिंग होती है, तो वो बाकायदा मॉनिटर होता है और वो आपको उसका जवाब भी मिलेगा। तो इस ऐप के माध्यम से बिजली मित्र सरल ऐप है बिल्कुल, खाली आप बिजली BIJLI MITRA मित्र
ये बिजली मित्र ऐप नाम से आप डाउनलोड करेंगे तो ये सुविधा आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। और उसमें आपकी जानकारी के लिए, ताकि दफ्तर के चक्कर कम से कम लगाने पड़े आपको, और आपको बिल आप एक बार समझ लें, कोई कमी हो तो आप उसी में आप ऐप के माध्यम से भी आप एईएन ऑफिस को भेज सकते हैं कि मेरी ये दिक्कत है, मेरे बिल में ये गलती है। अभी जो स्पॉट बिलिंग में जनवरी में जो बिल आए लोगों के, मेरे पास कुछ लोग आए थे, उसमें कईयों की सिक्योरिटी राशि पहले वाले बिल में जो हाथ से बन के जो प्रिंटेड उसमें आते थे, उसमें सिक्योरिटी राशि लिखी हुई थी, भाई मेरी मान लो 3,000 रुपये सिक्योरिटी राशि उसमें दर्ज है। स्पॉट बिलिंग वाले में वो नहीं आई, उसमें जीरो कर दिया उन्होंने। इसका मतलब उसमें जो फीडिंग हुई उसमें वो सिक्योरिटी राशि रह गई। वो आप जरूर देख लें। उन्होंने हाथों हाथ मैंने उनको सुझाव दिया था, उन्होंने एईएन ऑफिस में अप्लाई कर दिया और वापस अगले उसमें करेक्शन हो गया, तो अगले मालूम सिक्योरिटी राशि भी उसमें दर्ज हो गया आएगी। आप जरूर देखें। और ये स्पॉट बिलिंग वाला बिल आता है उसको भी अच्छे से देखें, उसमें सब कॉलम आपके सही है कि नहीं है। कैलकुलेशन आप खुद, मैंने बताया स्लैब है, स्लैब के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप इसको समझ के अच्छी तरह जमा करा, समझ के फिर जमा करावें, और जमा कराने के छूट का भी लाभ ले सकते हैं। इसमें और किसी को कुछ भी पूछना हो कभी भी आप पूछ सकते हैं, हम उसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिया साहब। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत सहजता से सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये लाभ मिलेगा इसका। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने जो है हमारे दर्शकों को हमारे बुलावे पर आकर के हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं इसको यहीं समाप्त करूं इस वीडियो को। उसके पहले मैं ये अपील फिर से करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने सोशल मीडिया पर भी इसको डालें, और लोगों से निवेदन करें कि वो भी देखें इसको, उनके भी जानकारी के लिए बहुत अच्छी जानकारी है ये। और उनसे भी कहें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। अगर आपके कमेंट और सुझाव हमें हमारे को जो है हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो पर अगली जानकारी के लिए, अगली नई विषय को लेकर। तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।